आज इसके पार्ट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका इंग्लिश क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसी की बेस पर कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इसकी परिभाषा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की परिभाषा क्या होता है कि जो द्विघात समीकरण का परिभाषा क्या होता है, जो दो घातों वाले बहुपदों को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या? दो घातों वाले बहुपदों को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि ये हमारा इक्वेशन है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसके घात पर क्या है, 2 है। और हम लोग 2x², ये भी 5 मान लेते हैं, ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण बन गया है, क्योंकि इसके घात पर 2 है। तो इस प्रकार के बहुपदों को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। अब इसमें दो संख्याएं पाई जाती हैं, चर और अचर। चर का मतलब चर संख्याएं जो होती हैं, जो ए से लेके जेड तक अक्षर होता है, उसको हम लोग चर संख्या कहते हैं। और अचर संख्याएं जो होती हैं 0 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं, उसको हम लोग अचर संख्या कहते हैं। ये दोनों संख्याएं इस वाले समीकरण, द्विघात समीकरण में प्रेजेंट होती हैं। चर का मतलब होता है जिसका मान चेंज हो सके, मतलब कि अस्थिर है। और अचर का मतलब होता है कि जिसका मान स्थिर रहता है, मतलब इसके मान में कोई चेंज नहीं होता। मतलब कि यदि 0 है तो 0 ही रहेगा, और 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। लेकिन ये का मान हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, 0, 1, 2, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। एक मान में, इसके मान में चेंज हो सकता है, और अचर वाले पद में इसके मान में चेंज नहीं हो सकता। तो इस टाइप से हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग को क्लियर हुए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि इसमें ए जो है इसका अचर पद है, और बी जो है यहाँ पर बी भी क्या है, अचर पद है, और सी भी अचर पद है, क्योंकि ये एक समीकरण बनाया गया है। लेकिन इसके स्थान पर हम कोई अंक रख सकते हैं, आगे देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे कि ए का मान 5 लिख दिए, फिर बी का मान 2 रख सकते हैं। तो 5x² प्लस यहाँ पर 2x प्लस, और c का मान कुछ और धर देंगे, जैसे 10 धर दे रहे हैं। तो क्या हो गया, हमारा एक इक्वेशन बन गया है। तो इस टाइप से द्विघात समीकरण बनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। जैसे क्या पूछा है यहाँ पर, कौन कौन से द्विघात बहुपद है, मतलब इसको छाटिए। तो द्विघात बहुपद का मतलब कि जिसके बहुपदों के घात 2 हो। तो यहाँ पर देखेंगे पहला वाला द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसके घात पर 2 है। और दूसरा वाला हमारा क्या है, बहुपद नहीं, द्विघात बहुपद नहीं, बहुपद है लेकिन द्विघात बहुपद नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, इसके घात जो है इसका यहाँ पर 3 आ गया, और इसके घात पे 2 है। तो ये बहुपद हमारा द्विघात बहुपद है, ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं है। और यहाँ पर भी देखेंगे इसके घात पर भी क्या है, 2 है। तो इसका ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। और यहाँ देखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, एक फार्मूले के बेस पर इसको पहले हम लोग उसके फार्मूले के बेस पर तोड़ेंगे। जैसे कि ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फार्मूले के बेस पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस फार्मूले के बेस पर इसको हम लोग सॉल्व कर तब पता करेंगे क्या है, द्विघात बहुपद है। देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर a प्लस बी मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2ab है, यहाँ पर 2ab है तो 2, और a का मान क्या है, x है, फिर b का मान क्या है, 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, 2 दूना के 4। देखेंगे यहाँ पर भी क्या हो गया, हमारा द्विघात बहुपद बन गया, द्विघात, क्योंकि इसके घात पर क्या है, 2 है। तो ये हमारा ये वाला मान भी क्या है, द्विघात बहुपद है। इस वाले मान को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद है। और यहाँ पर भी इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा द्विघात बहुपद बनेगा, क्योंकि x माइनस 2 एक कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में क्या है, x प्लस 2, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा भी द्विघात बहुपद बनेगा। तो
आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इस टाइप के और क्वेश्चन। तो क्या है, यदि द्विघात समीकरण में यम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में यक्स के मान 2 है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये समीकरण दे दिया है, इसकी यक्स का मान दे दिया, यहाँ पर यक्स का मान दे दिया, हमें क्या यम का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम समीकरण लिखेंगे यम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या है 0। तो यक्स का मान हमें क्या दे दिया है 2, यक्स बराबर हमारा 2 है। तो बस यक्स का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, मतलब कि यम यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 गुणे 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यम 2 की घात 2 है, मतलब कि 4 यम हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2 दूना के 2 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 यम यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 2 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर 4 यम इक्वल टू क्या आ जाएगा -8। जो प्लस 8 को बराबर किधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा -8, तो -8 हो गया। फिर यम इक्वल टू -8 और जो भी यहाँ पर गुणा 4 यम है गुणे के रूप में, तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे, बराबर किधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा भाग, मतलब डिवीजन के रूप में हो जाएगा। जब गुणा रहता है तो बराबर किधर जाएगा तो भाग में हो जाता है, जब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है और माइनस आता है तो प्लस। तो यहाँ पर क्या है गुणा के रूप में था इसलिए बराबर किधर ले गए हम लोग तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में, मतलब डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर काट देंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इसका आंसर यम का मान क्या आ गया -2। तो ये क्या है, इस सवाल का यम का मान आ गया। तो सवाल देखने में बस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे सारे तो आप लोग को सवाल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहले कॉन्सेप्ट ही क्लियर किया करिए कोई भी चैप्टर का, तब उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया कीजिए, तब ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन है कि कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं, कौन कौन से यहाँ पर भी पूछ दिया, जो अभी देखें ऊपर यहाँ पर भी पूछा था क्या कि कौन कौन से द्विघात बहुपद है, और यहाँ पर भी पूछ दिया कौन कौन से द्विघात समीकरण है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर तब पता लगाएंगे क्या ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, क्या भिन्न का जोड़ दिख रहा है, यहाँ पर भिन्न का जोड़ मतलब कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका इसमें गुणा कर इसको आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर तिरछा गुणा कर देंगे इसके बट्टे की 1 बराबर क्या आ जाएगा एक्स। तो हमारा क्या है ये बन गया समीकरण। तो देखेंगे इसके घात पर क्या है हमारा 2, इसकी घात पर 2 है तो हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। इसका मतलब ये हमारा पहला वाला द्विघात समीकरण है। और उसी प्रकार देखेंगे ये वाला इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व किए वैसे ही यहाँ पर इसको इसमें गुणा कर देंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे। देखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स घाते 4, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स घाते 4, फिर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। फिर जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर जब इतना हो गया तो इसका तिरछा आपस में गुणा कर देंगे, मतलब बराबर की जब दोनों साइड अंक होता है तो उसको हम लोग तिरछा गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 1/1 मान सकते हैं। तो 1 का गुणा एक्स घाते 4 प्लस 1 में करेंगे तो एक्स घाते 4 प्लस 1 इक्वल टू फिर एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखेंगे कि यहाँ एक्स घाते 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या है घात 4 आ गया, तो इसका मतलब कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स घाते 4 आ गया है, जो कि हमें बस द्विघात समीकरण ही पूछा है। द्विघात समीकरण का मतलब द्वि मतलब 2 होता है, तो हमें 2 घात वाला ही समीकरण चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं चाहिए। जिससे सिद्ध होता है कि ये हमारा द्विघात समीकरण दूसरा वाला नहीं है। और उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये तो देखने में ही लग रहा है क्या द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके घात 2 है। तो इसको आप लोग सॉल्व करना, जिससे कि आप लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब कि यदि करड़ी में यक्स का गुणा करड़ी में यक्स से करें तो इसका मान हमारा यक्स आता है, जो कि इस वाले सवाल में सॉल्व होगा। मतलब इसको इसमें गुणा कर देंगे
फिर इसको आपस में जोड़ देंगे जैसे ये वाला सॉल्व किए हैं। तो क्या हो जाएगा यक्स का गुणा एक अंडर रूट यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यहाँ पर क्या मिला यक्स मिला, तो यक्स फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे 1 अपान क्या है अंडर रूट यक्स और इक्वल टू यक्स अंडर रूट यक्स। यहाँ पर अब जैसे इसके बट्टे की 1 मान लेंगे, जब बराबर के दोनों साइड अंक होते हैं तो इसको आपस में तिरछा गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यक्स प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, यक्स प्लस 1 आ जाएगा। फिर यक्स अंडर रूट यक्स का गुणा यक्स अंडर रूट यक्स में करेंगे तो हमारा यक्स प्लस 1 आएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा यक्स अंडर रूट यक्स का गुणा यहाँ पर यक्स अंडर रूट यक्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखेंगे कि यह हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो जिससे इससे भी सिद्ध होता है कि ये हमारा द्विघात समीकरण है क्योंकि इसके घात 2 आ गया। तो इसको आप लोग पक्षांतर कर भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि यक्स स्क्वायर। अब इस सारे संख्याओं को यदि हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस यक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 तो हमारा क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। देखने में लग रहा है तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा ये द्विघात समीकरण है और ये वाला भी द्विघात समीकरण है। सिर्फ क्या है दूसरा वाला द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसके घाते 4 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ सारे कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हुए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 1 अपान यक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 1 अपान 9 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ईजी है, इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी बताएं कि यदि इक्वल टू मतलब बराबर के दोनों साइड अंक है तो इसका आपस में तिरछा गुणा करते हैं। तो बस वही रूल अपनाना है। तो क्या करेंगे पहले यक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो ये कोई भी संख्या किसी भी संख्या का 1 में गुणा करने से वही प्राप्त होता है, मतलब कि यक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा और इक्वल टू बराबर है तो बराबर लिख देंगे। फिर 9 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 हो गया। अब इसके बाद इसको पक्षांतर कर देंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 5 और इस 9 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डायरेक्टली हम 5 को इधर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 9 माइनस 5 हो गया। क्यों? क्योंकि अचर पद एक साइड कर दिए और चर पद एक साइड कर दिए, जो कि हमारा ये अचर पद था इसको एक साइड कर लिए और चर पद एक साइड कर लिए। तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 और यक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। अब यक्स स्क्वायर बराबर 4 था तो यक्स बराबर 2 कहाँ से आ गया, यक्स स्क्वायर को यदि हम लोग 4 है इतना है तो यक्स के बराबर यदि स्क्वायर यहाँ पर हटाएंगे मतलब कि क्या किए कि यदि स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर ये वाला मान अंडर रूट में चला जाता है, मतलब कि यदि यक्स स्क्वायर यहाँ पर गुणांक के रूप में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाग के रूप में। अभी बताएं कि कोई भी संख्या बराबर कूदा जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, भाग का गुणा में, गुणा का भाग में। तो ये क्या है घात के रूप में, घात क्या है गुणांक के रूप में। जैसे कि यक्स स्क्वायर है तो इसके घाते इधर जाएगा, यक्स जो 2 है इधर जाएगा तो 4 के घाते 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणांक के रूप में तो यहाँ पर भाग के रूप में हो जाएगा। तो यक्स इक्वल टू 4 के घाते 1/2 हो गया। अब यक्स इक्वल टू 1/2 किसी भी संख्या के घाते 1/2 है तो इसको हम लोग करड़ी में लिख सकते हैं, मतलब कि करड़ी में 4 हो गया, करड़ी में 4 हो गया तो इसको हम लोग क्या बन गया, ये वर्गमूल बन गया। ये क्या बन गया वर्गमूल बन गया। तो 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है, 4 का वर्गमूल मतलब 4 का वर्गमूल को निकालेंगे तो 2 फिर 2 का जोड़ा बनाकर यहाँ पर लिख देंगे तो इसका मान क्या आ गया हमारा 2। तो देखने में बस कोई भी सवाल कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, मतलब कठिन लगते हैं, लेकिन सारे इजी रहते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो ये सवाल बस इजी है, देखने में तो इतने छोटे में लगा दिए, बस समझाने के लिए सब लगाएं, इसका कोई मतलब नहीं है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होना चाहिए। लोग बस क्या किए तिरछा गुणा कर इसको पक्षांतर कर यहाँ पर सॉल्व कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुए होंगे, जो कि ये सारे क्वेश्चन जो है कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व होंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण ये द्विघात समीकरण यक्स माइनस 3/x इक्वल टू 1/2 है को हल कीजिए। तो यक्स माइनस 3/x इक्वल टू 1/2
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बन गया हमारा भिन्न का घटाना में, उसी टाइप से तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा, इसको इसका इसमें गुणा कर कर इसका इसमें गुणा कर कर इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे, यक्स का गुणा यदि यक्स में करते हैं तो यक्स स्क्वायर आता है। तो क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, फिर 3 और नीचे क्या हमारा यक्स है तो यक्स का पूरा, मतलब कि भिन्न का घटाना था, भिन्न का घटाने के जैसा रूल होता है उसको ऐसे सॉल्व कर लिए इस वाले मान को। अब इक्वल टू क्या 1/2। अब देखेंगे कि ये तिरछा गुणा कर सकते हैं क्योंकि इसके मान अंश और हर में परिवर्तन हो गए, इसका मान भी अंश में परिवर्तन हो गया, इसके मान भी परिवर्तन हो गया। तो जब इक्वल टू की दोनों साइड मान है तो उसको आपस में तिरछा गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर -2 का गुणा यक्स स्क्वायर -3 का गुणा यदि 2 में करें तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर -6 इक्वल टू यक्स का गुणा यदि 1 में करें तो क्या आ जाएगा यक्स। इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, पक्षांतर, मतलब कि सारे संख्याओं को एक साइड कर लेंगे। पक्षांतर का मतलब होता है 2x स्क्वायर, फिर यदि यक्स को इस साइड ले जाएं बराबर किधर, तो यहाँ पर प्लस यक्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -x, फिर माइनस यहाँ 6 बचा तो 6 लिख लेंगे। तो क्या हो गया हमारा, ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ये हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो ऊपर देख लेते हैं क्या हमारा 2x स्क्वायर -6 इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि गुणनखंड सॉल्व किया जाता है। ये हमारा गुणनखंड बन गया, द्विघात समीकरण बना है। तो इस गुणनखंड जैसे सॉल्व किया जाता है उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड सॉल्व करने का रूल होता है कि जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो 2 का गुणा हम लोग लास्ट पद से करते हैं, जो सी वाला पद होता है लास्ट, मतलब कि अचर वाली पद से करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 है तो गुणा किस में किए हैं 6 में, 2 का गुणा किस में 6 में किए हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 12। अब 12 आ गया। अब 12 को इस प्रकार से तोड़ेंगे, 12 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो 12 और जोड़ें घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो 1। दो संख्याएं, इस 12 से दो संख्याएं ऐसी ढूंढेंगे अपने दिमाग से कि गुणा करने पर हमें 12 प्राप्त हो और घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो। तो क्या हमें दो संख्याएं कौन सी मिलेगी, 4 और 3। 4 और 3 ये दोनों संख्याएं अपने दिमाग से ही सोचना है, जो कि क्या 4 और 3 मिल गया। 4 मतलब कि यदि 4 का 3 में गुणा करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, जो कि गुणा करने पर हमें 12 प्राप्त करना था। 12 कहाँ से आया, जो गुणा किए 2 का गुणा हम लोग जो लास्ट में पद में किए तो 12 है, तो 12 में लाना है। और 1 कहाँ से आया, 1 मतलब कि बीच वाला पद का गुणांक जो है उसी को लाना होता है। तो 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, 1 नहीं लिखा रहता है, छिपा है, तो 1 लाना होता है। तो हम लोग 4 का गुणा 1 3 में करेंगे तो 12 आ गया। अब 4 में से यदि 3 को घटा दें हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। मिल गया हमें दो संख्या, बस हमें ये दोनों संख्याओं का ही खोजना था जायज इससे। तो हमें दो संख्याएं क्या मिल गई, दो संख्या में 4 और 3 मिल गई। बस इसी के बेस पर हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस गुणनखंड को। कैसे ज्ञात होगा, गुणनखंड कैसे सॉल्व किया जाता है, तो पहला वाला पद जो होता है इसको हम लोग वैसे ही उतारेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच वाले पद को ही हम लोग बस तोड़ते हैं, मतलब कि -x है, -x को कैसे तोड़ेंगे कि हमें मान में चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये दोनों पद मिला है इसी के हिसाब से तोड़ेंगे, तो मतलब -4x फिर +3x फिर -6, लास्ट वाला पद भी वैसे उतार लेंगे, लास्ट वाला पद भी वैसे उतार लेंगे। अब हमें क्या मिल गया कि देखेंगे -4x और +3x है, इसको घटाएंगे तो हमें फिर से वही प्राप्त होगा, x -x ही प्राप्त होगा, मतलब कि 4x +3x, मतलब घटाएंगे तो हमें -1x ही प्राप्त होगा। तो जो कि हमें वही वाला पद है, मान में चेंज नहीं होना चाहिए। गुणनखंड का मतलब होता है कि
कोई कहीं भी चला जाए, कितना भी स्टेप में जाए, लेकिन उसके मान में चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके मान में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हमें 4 पद मिल गए, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 2 का जोड़ा बनाकर इन दोनों में से हम लोग जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखेंगे इन दोनों में क्या मिल रहा है हमें, 2x मिल रहा है, तो 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस यहाँ पर 2 बचेगा। फिर इसमें दोनों में क्या मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या 0। अब जो कोष्टक वाली संख्याएं होती हैं इसको एक कोष्टक में, जो बाहर वाली संख्याएं होती है इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 2 और दूसरे कोष्टक में यहाँ पर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या 0। हमें दो क्या मिल गए, 2 मान मिल गए यहाँ पर x माइनस 2, फिर दूसरे कोष्टक में 2x प्लस 3। और इसमें एक रूल होता है कि जो कोष्टक वाला मान हो उसका मान सेम आना चाहिए। इसी जगह से हमें पता चल जाता है कि गुणनखंड का स्टेप सही जा रहा है। जो कोष्टक वाला मान होता है इसका मान हमेशा सेम आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुए होंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछ लिया गया है इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर हम इंक्लूड कर दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हल कीजिए। तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तभी हम ऊपर देखें गुणनखंड जैसे सॉल्व होता है उसी टाइप से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 छिपा रहता है, तो 1 का गुणा हम लोग किससे, लास्ट वाले पद से करेंगे, लास्ट वाले पद से। तो लास्ट वाला पद क्या है 6, तो 1 का गुणा हम 6 कर दिए, तो क्या हमें 6 प्राप्त हो गया। अब 2 ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जो कि गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो, 6 प्राप्त हो, और जोड़ने पर क्या बीच वाला पद प्राप्त हो, मतलब कि 5 प्राप्त हो। तो 2 संख्या हमें कौन सी, दिमाग से सोचना पड़ेगा, 3 और 2, जो कि गुणा करने पर हमें क्या मिल जा रहा है 6। हमें लास्ट वाला पद प्राप्त करना था जो गुणा करने पर आया 6, और इसको यदि हम जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हमें 5, जो कि हमें बीच वाला पद प्राप्त करना था। तो 2 संख्या हमें क्या मिल गई, 3 और 2 मिल गई। इस दोनों संख्याओं से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर पहला वाला पद वैसे उतार लेंगे 2x प्लस यहाँ पर 5x है तो 3x प्लस यहाँ पर 2x, और लास्ट वाला पद भी उतार लेंगे। अब 3x और 2x, 3 कहाँ से आया, यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर 2 कहाँ से आया, यहाँ पर है। 2 संख्याएं जो ढूंढे हैं उसी को बीच वाले पद में इंक्लूड करेंगे। और x कहाँ है, x जो है ऊपर है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखें। क्यों लिखें, क्योंकि इसके मान में चेंज नहीं होना चाहिए। अभी ऊपर बताएं गुणनखंड का रूल होता है कि उसके मान में चेंज ना हो। तो यहाँ पर 3x यदि 3x में 2x जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा 5x। इसके मान में कहाँ चेंज हो रहा है, ऊपर 5x है तो नीचे भी 5x आ रहा है, और x स्क्वायर पहले से और 6x पहले से इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 4 पद मिल गए, तो 2 का हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पर 2x प्लस 3x फिर प्लस 2x प्लस 6 है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x इन दोनों में क्या मिला, x प्लस 3, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 3 फिर प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है हमारा, यहाँ पर x है, तो x प्लस 2x प्लस 6 में हमें 2 कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 6 बच रहा है इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए तो हमें 6 में से मतलब 2 कॉमन ले लिए तो हमें क्या मिल गया 3। तो अब जो कोष्टक वाला मान होता है उसको एक कोष्टक में, मतलब कि x प्लस 3 हो जाएगा, और जो कोष्टक के बाहर वाला मान होता है उसको एक कोष्टक में, तो x प्लस 2। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया इतना। अब x प्लस 3 इक्वल टू 0 मान लें तो x इक्वल टू -3, और दूसरा मान हमें क्या मिल जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 मान लें तो x इक्वल टू -2। तो हमें 2 संख्याएं मिल गई, x बराबर -2, x बराबर -3। तो ये
क्या है आंसर हमें। और गुणनखंड का रूल अभी बताएं कि जो यदि कोष्टक का मान हमेशा हमें सेम आना चाहिए, तभी हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि गुणनखंड का स्टेप सही जा रहा है, मतलब हम गुणनखंड हमारा सही जा रहा है, सही लाइन पे जा रहा है जो भी लगा रहे हैं। और गुणनखंड के मान में कभी चेंज नहीं होता है, यहाँ तक भी जो लास्ट स्टेप होता है इसका मान यदि हम दोनों का गुणा कर दें आपस में तो फिर से हमें वही संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, ये वाली संख्याएं। तो ये रूल होते हैं कुछ जो कि बुक में नहीं दिया, इसलिए हम बता दे रहे हैं। और सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुए होंगे उम्मीद करता हूँ। और चलिए देख लेते हैं अगला आगे क्या है। सारे कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोग खुद से सॉल्व करना, जिससे कि आप लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कमेंट में, उसको हम डाउट आप लोग को क्लियर कर देंगे। तो इस सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।